हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं ग्रामर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2012 के उसका मैं एक्सप्लेनेशन लूँगी। और एक अनाउंसमेंट है, स्टूडेंट्स मुझसे मेरे ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC03 यानी थर्ड टेस्ट पेपर कब मैं रिलीज़ करूँगी उस पर बहुत क्वेरी आ रही है मेरे पास। तो मैं फर्स्ट वीक ऑफ मई में मैं रिलीज़ करूँगी। और एक्चुअली मैं ये भी देख रही हूँ कि कब यूपीएससी कैलेंडर निकालेगा एग्ज़ाम का, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई CAPF का एग्ज़ाम कब होना है। उसी हिसाब से मैं ये जो टेस्ट पेपर्स है मैं ऑल अक्रॉस द मंथ जो है बिफोर द एग्ज़ाम मैं स्प्रेड कर सकूँ। और एक और चीज़ बताना है कि मेरा जो फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स है वो मैंने तब सेट किया था जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक नहीं हुआ था। तो मेरे फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स में आपको कोरोना वायरस का कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो मेरा 6th टेस्ट पेपर है उसमें आपको हल्का फुल्का ज़रूर मिलेगा, मगर मेरा जो 7th टेस्ट पेपर है दैट विल बी टोटली डिवोटेड टू द कोरोना वायरस। कहने का मतलब सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे कोरोना वायरस के। टेस्ट पेपर 7, ओके। और मेरी बुक भी रिलीज़ हो चुकी है, तो जिसको भी ख़रीदना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसकी है, वो आप जाके ख़रीद सकते हैं। किसी और सोर्स से आप बुक मत लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और सोर्स से बुक लेते हैं तो फिर आप वो इल्लीगल होगा, ओके। तो आप जो लीगल सोर्स है वहीं से बुक खरीदें तो बेटर रहेगा। और मैंने ये भी सुना है और मुझे प्रूफ भी मिला है कि टेलीग्राम में मेरे नाम से स्टूडेंट्स एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं बुक के बारे में। तो आप प्लीज़, मेरा नंबर कभी हिडन नहीं रहता है, तो आप प्लीज़ देख लेना, मेरा नाम भी रहेगा, मेरा नंबर भी रहेगा 9599967731, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये CAPF प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2012 का, ओके। डू एज डायरेक्टेड, ही वॉज वेरी टायर्ड, ही डिड नॉट गो आउट फॉर अ वॉक, कंबाइन यूजिंग टू एंड TO2, ओके। तो ये जो TOO है ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी वह टायर्ड है तो ज़रूरत से ज़्यादा टायर्ड है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा टायर्ड है, फाइन। और ये वाला जो टू है वो एक्चुअली इन्फिनिटिव है, और उसके बाद जो वर्ब आता है, यदि आप एक्शन एक्सप्रेस कर रहे हो तो V1 आएगा, अगर आइडेंटिटी एक्सप्रेस कर रहे हो BE आएगा, और अगर आप पोजेशन एक्सप्रेस कर रहे हो तो हैव आएगा। ये वाला जो TO2 है ये आपका लगेगा वेरी के बदले, ओके। ही वॉज टू टायर्ड, तो आपका ये लग गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपको वॉक, यहाँ पर एक एक्शन है तो आपको यहाँ पे वॉक लगाना है, क्योंकि इस TO2 के बाद आपका या तो V1 या तो BE या तो हैव आएगा। तो V1 लगा दिया मैंने, वॉक, और बस ये वाला जो TO2 है यहाँ पे लगा देना। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, तो टू वॉक यहाँ पर नेगेटिव सेंस है इसका, ओके। देखने में ये पॉजिटिव है मगर ये नेगेटिव है। वो इतना टायर्ड था कि वह चल भी नहीं पा रहा था, ओके। जब आप कंबाइन करोगे तो ध्यान रखना, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, कोई भी कॉम्बिनेशन करना है दो सेंटेंसेस को, टेंस आप चेंज नहीं करोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे कैपिटल नहीं देना चाहिए वो वहाँ पे भी कैपिटल देते हैं तो भी मार्क्स कट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे तो ग्रामर में आपको 25 आउट ऑफ 25 मिल सकता है, मगर आप ऐसी गलतियाँ करोगे जो अवॉइडेबल है तो फिर आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ओके। तो ध्यान रखना, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके। Capital letter. As soon as the chief guest arrived, the program started. Rewrite the sentence starting with no sooner. देखिए स्टार्टिंग लिखा है, यानी no sooner से स्टार्ट करना है, तो हर हालत में मुझे no sooner लिखना पड़ेगा शुरुआत में। दूसरी चीज़ है, no sooner का मतलब होता है as soon as, जैसे ही, सेम मतलब है। बस डिफरेंस ये है कि यदि नो सूनर शुरुआत में आ जाता है, स्टूडेंट्स याद रखना, नो सूनर यदि शुरुआत में आ गया तो उसके इमीडिएटली बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। जैसे एज सून एज है, आपने एज सून एज लिखा है तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया या नहीं आया, द चीफ गेस्ट,
फाइन। मगर नो सूनर अगर शुरुआत में आ गया तो आपका उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आ सकता, उसके बाद आपका वर्ब आएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस विच वर्ब यू आर गोइंग टू राइट आफ्टर नो सूनर। अब यहाँ पे चीफ गेस्ट अराइव्ड है, आपको इसी में से वर्ब निकालना, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ये भी याद रखना। नो सूनर जब शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट नहीं आ सकता, आपका वर्ब आएगा, और वर्ब में भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके, अब ऑक्सिलरी वर्ब में भी कौन सा आएगा? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, एज सुन एज द चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। तो आप देखो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब दिखाया, हैज़ अराइव्ड नहीं होगा। एज सुन एज द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड, तो आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नजर आ रहा है हैड, तो आप यहाँ पे हैड लिखोगे। ओके, मगर यहाँ पे हैड तो मैंने लिख दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब नजर आता है, तो जब आपको ऑक्सिलरी वर्ब नजर आ रहा है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब आप प्लेस कर दो। मगर ऐसा भी होता है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं नजर आ रहा हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नजर आ रहा है, ऐसे केस में जब आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं नजर आता है और आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है तो आप 3D की मदद लेते हो। 3D का मतलब डू, डज और डिड। ओके, अब इसमें भी डू, डज, डिड में किसकी मदद लोगे? आप डिड की मदद लोगे। रीजन ये है, ये पास्ट है, जब भी कंबाइन करना आता है, ट्रांसफॉर्म करना आता है, ठीक है, ज्वाइन करना आता है, आप टेंस नहीं बदल सकते हो। ओके, तो विथ फ्यू एक्सेप्शंस, लाइक आप स्पीच में तो आप टेंस बदलोगे ही ना, नरेशन में। तो इसमें डिड आएगा क्योंकि ये पास्ट है, तो मैंने यहाँ डिड लिख दिया। अब एक और रूल है, ठीक है, वो रूल ये है कि 3D के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आ सकता है तो V1 या हैव आएगा, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं आ सकता। ओके, अब देखो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, अब आप सब्जेक्ट लगाओ। तो जो एक नॉर्मल ऑर्डर होता है सेंटेंस का कि पहले सब्जेक्ट आता है चीफ गेस्ट, उसके बाद वर्ब आता है, मगर जब नो सूनर शुरुआत में आ जाता है तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। पहले वर्ब आता है, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर आपका सब्जेक्ट आता है, तो चीफ गेस्ट लिख दिया। नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट है, तो मुझे यहाँ पे द लिखना है। नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट, अब 3D है ना, तो 3D लिख दिया है, तो फिर यहाँ पे अराइव्ड नहीं आएगा, अराइव आएगा। ओके, क्योंकि 3D अगर यूज कर लिया तो उसके बाद अगर वर्ब आप रखोगे तो वो V1 या हैव रखोगे। तो नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट अराइव, और ये वाला फिर आप यहाँ पर दैन लिखोगे, देखो THAN, दैन प्रोग्राम स्टार्टेड, और फिर आप फुल स्टॉप दे दोगे। ठीक है, फुल स्टॉप देना ज़रूरी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत मत लिख देना, प्रोग्राम में P कैपिटल मत लिख देना। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, देख कर भी गलत लिखते हैं और फिर बोलते हैं भाई मार्क्स ही नहीं मिलते हैं। मेरे टेस्ट पेपर्स जो भी देता है वो ग्रामर के क्वेश्चंस में मैंने साफ बोल दिया, अगर आप फुल स्टॉप नहीं दोगे मैं मार्क्स एकदम काट दूंगी, पूरा 1 मार्क्स काट दूंगी। कैपिटल लेटर की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक मैं मार्क्स ही नहीं देती हूँ ग्रामर में। ओके, चाहे आपने पूरा सही क्यों ना लिखा हो, ये चीज़ ध्यान रखोगे। हैड आई नोन यू वर नॉट कमिंग, अब देखिए ये जो हैड है ना, एक्चुअली ये 2 काम कर रहा है, एक इफ का काम कर रहा है और दूसरा ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, दैट इज ये हैड का ही काम कर रहा है। तो एक्चुअली में ये सेंटेंस ऐसे है, इस तरह से, इफ आई हैड नोन यू वर नॉट कमिंग, ये सेंटेंस एक्चुअली में इस तरह से है। ये जो हैड है ध्यान रखना, ये इफ का भी काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और ये इस तरह से सेंटेंस है, यदि मुझे पता होता कि तुम नहीं आ रही हो। ओके, एक्चुअली ये सेंटेंस इस तरह से, फाइन। यदि मुझे पता होता तुम नहीं आ रहे हो, यू वर नॉट कमिंग, तो मैं तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी अरेंज नहीं करता, या तो मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करता, कुछ भी आप अपने मर्जी से आप लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है आई वुड नॉट हैव अरेंज्ड योर वेलकम पार्टी, आई would not have arranged your welcome party, इस तरह से। ओके, अच्छा, अब लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस। कोई स्टूडेंट्स इतने आलसी होते हैं कि यहाँ पर शुरू कर देते हैं सेंटेंस लिखने के लिए। अरे भाई क्यों, आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है और फिर इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। ओके, जैसे मैंने लिखा है, हालांकि आप यहाँ इफ नहीं लिखोगे,
आप यहाँ पर हैड आई नोन ऐसे करके लिखोगे। ओके, फुल स्टॉप देना मत भूलना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, इट इज़ ह्यूमिड, इट इज़ बेटर टू वेयर कॉटन्स। अब लिखा है कि आप कंबाइन करो सेंटेंस को स्टार्टिंग विथ कंसिडरिंग, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग विथ कंसिडरिंग है तो आपको कंसिडरिंग ऐसे लिखना है, सिंपल सा, कंसिडरिंग ह्यूमिड वेदर। ह्यूमिड वेदर को कंसिडर करते हुए, वेदर की स्पेलिंग WEATHER है, और अगर आप लोग WHETHER लिख दोगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ओके, इट इज़ बेटर टू, फिर कॉमा दो, फिर इट स्मॉल में, आई स्मॉल होगा, अगर कैपिटल में लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट इज़ बेटर टू वेयर कॉट। नेक्स्ट है द मेजन इज बिल्डिंग द वॉल, चेंज द वॉइस। जब भी मैं ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, वॉइस आता है, उसमें मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हो या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करते हो तो नेवर चेंज द टेंस। आप कभी भी टेंस नहीं चेंज, हाँ आप एक और चीज़ नहीं चेंज करोगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब है अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है दैट इज नॉट है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, ये सब चेंज मत करना। और फिर द दिस, ये सब पे ध्यान देना। एक्टिव वॉइस में द दिस है तो वहाँ पे वही चीज़ लगाना, ये चीज़ों पे भी ध्यान देना है। एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब फॉर्म थर्ड यूज़ होता है, हमेशा। डू डिड डन, डन वर्ब फॉर्म थर्ड, ईट एट ईटन, ईटन वर्ब फॉर्म थर्ड। एक और चीज़ याद रखना, पैसिव वॉइस में आप हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करोगे, ऐसा कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनाओगे जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना। और ऑक्सिलरी वर्ब में 3D पैसिव वॉइस में कभी भी यूज़ नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखोगे। 3D का मतलब डू डज डिड, फाइन। अब स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब फॉर्म थर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का वर्ब फॉर्म थर्ड क्या है, बिल्ट। जिसने भी मेरी बुक ली है उसमें मैंने पूरा वर्ब V1 V2 V3 का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, मेरे ख्याल से उसमें 200-300 पूरा लिस्ट है और बहुत अच्छे से उसमें दिया गया है। तो अगर जिसके पास बुक है उसको ये वर्ब फॉर्म लर्न करनी। यहाँ पे बिल्ट लिख दिया। अब उसके बाद मैंने बोला कि ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है, तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करोगे। सिंस आप टेंस नहीं चेंज कर सकते हो, इसमें प्रेजेंट वाला ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रेजेंट लिखोगे। यहाँ ING है तो आपको एक और ING इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग आप नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि वर्ब फॉर्म थर्ड ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने इस ING, बिल्डिंग में इस ING को रिप्लेस कर दिया BEING से, इज बीइंग बिल्ट हो गया। यहाँ पे वॉल है और वॉल के साथ द लगा है तो मैंने यहाँ पे द वॉल लगा दिया, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय। अब द मेजन है तो द मेजन, ओके। और फुल स्टॉप देना मत भूलना। और देखो क्या लिखा है, चेंज द वॉइस। इमेजिन, ये नहीं लिखा है एक्टिव वॉइस में बदलो पैसिव वॉइस में बदलो, वो तो आपको पता लगाना है कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। याद रखना, जो भी सेंटेंस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, सारा स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ING आ गया तो ऑब्वियसली जो भी टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है वो एक्टिव वॉइस है। और ये वाला कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी टेंस में आपका BEING नहीं आता है तो ऑब्वियसली ये पैसिव वॉइस है। तो जो टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है वो एक्टिव वॉइस और जो टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है वो पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, वाई कुडंट यू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। फिर से वॉइस चेंज करना है, बहुत इजी है। अब देखो ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ऑब्वियसली आपको जब आप चेंज करोगे वॉइस तो आप इंटरोगेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कर सकते, आपको इंटरोगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये वाला जो वर्ड है वाई ये शुरुआत में आएगा और मुझे पता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ये वाला जो है कुडंट यू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, इसको बस देखो और इसको मैं पॉजिटिव में लिख देती हूँ, यू कुडंट या कुड नॉट लिख दूँ, कुड नॉट कंप्लीट द वर्क इन टाइम। ओके, अब मैं इसका पैसिव वॉइस करती हूँ। ओके, मुझे पता है कंप्लीट का क्या होगा, कंप्लीटेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब फॉर्म थर्ड यूज़ होता है और कब ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा यूज़ होता है तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर दिया कुड।
नॉट मुझे यूज़ करना पड़ेगा, मैंने नॉट भी यूज़ कर दिया। मतलब आप देखो ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, फाइन। तो कुड नॉट कंप्लीटेड लिख दिया। अब ये जो द वर्क है, ये द वर्क इधर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, द वर्क कुड नॉट। अब कुड नॉट कंप्लीटेड है, इसके बीच में मैं एक वर्ब और लगाना मुझे पड़ेगा, वो है बी, ठीक है। तो आपका होगा द वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन टाइम, और बाय यू हमेशा लास्ट में लगाना, बाय वाला जो चक्कर है वो लास्ट में कर दोगे, बाय यू, फाइन। अब ये वाला देख रहे हैं ना, द वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड, तो मैं ये वाला एज इट इज इसमें डाल देती हूँ, वाई द वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन टाइम, फाइन। ये हो गया पैसिव वॉइस। अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि एक रूल कहता है कि यदि आपके पास क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस की शुरुआत में और आपके पास क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस के एंड में, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो QAS, ऐसा स्ट्रक्चर कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। Q फॉर क्वेश्चन वर्ड जो है, A फॉर ऑक्सिलरी वर्ब एंड S फॉर सब्जेक्ट। अब ये वाला आप देखिए, ये क्या कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, जरा देखते हैं। Q, ये हो गया द वर्क सब्जेक्ट, और ये हो गया A, ये तो कसा का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो गड़बड़ हो गई ना बात। कास्ट का स्ट्रक्चर हर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉलो करता है। जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, तो आप देखो हाउ क्वेश्चन वर्ड, आर ऑक्सिलरी वर्ब और यू सब्जेक्ट, कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो हो गया ना। अब यहाँ पे कसा का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा, तो गड़बड़ वाली बात है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगी, वाई कुड द वर्क, इंटरचेंज हो गया। अब उसके बाद बाकी सारा ऐसे ही हो जाएगा, नॉट बी कंप्लीटेड इन टाइम और क्वेश्चन मार्क, तो आपका ये सही है। ओके, ध्यान रखोगे इसको कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सामने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नहीं, क्वेश्चन मार्क से पता चलेगा। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। अब ये सेंटेंस देखिए, आई एडमायर हर, आई कैन नॉट अग्री विथ एवरीथिंग शी डज, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग मच। इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मच जो है ना एडवर्ब है, इट कैन नॉट कंबाइन टू सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कंबाइन करने का काम या तो पार्टिसिपल करता है, या तो प्रेपोजिशन करता है, या तो कंजंक्शन करता है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि मच जो है एडवर्ब है वो कंबाइन करने का काम नहीं करता है। कंबाइन करने का काम या तो प्रेपोजिशन करेगा, या तो पार्टिसिपल करेगा, या तो कंजंक्शन करेगा। इसके अलावा कोई भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉम्बिनेशन करने का काम करता ही नहीं है दो सेंटेंस को, राइट। तो मुझे प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ा, तो मैंने प्रेपोजिशन यूज़ कर दिया। डिस्पाइट एडमायरिंग हर मच, आई कैन नॉट अग्री विथ एवरीथिंग शी डज। ओके, बहुत एडमायर करने के बावजूद भी मैं अग्री नहीं करता हूँ वो जो भी काम करती है। ओके, आप इसको ऑल्दो से भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो आई एडमायर हर मच, आई कैन नॉट अग्री विथ एवरीथिंग शी डज। ओके, कॉमा लगा के करना, या तो आप ऐसे लिखो ऑल्दो आई एडमायर हर मच येट आई कैन नॉट अग्री विथ एवरीथिंग शी डज। ओके, बट नहीं लिखोगे, ऑल्दो बट का पैर नहीं होता, ऑल्दो स्टिल का पैर नहीं होता, ऑल्दो येट का पैर होता है। या तो येट की जगह कॉमा लगा दो, या तो फिर येट लगा दो। ओके, द रीजन वाई शी इज एब्सेंट टूडे बिकॉज हर हस्बैंड इज इल। जहाँ पे द रीजन वाई आ गया वहाँ पे पेयर बिकॉज का हो ही नहीं सकता। द रीजन वाई और बिकॉज एक साथ आ ही नहीं सकता है। द रीज़न वाई के साथ आपका दैट आएगा। रीज़न ये है, इसका कारण ये है, रीज़न आपको दिखा रहा है कारण, वाई आपको दिखा रहा है कारण, फिर ये दोनों कारण दिखा रहे हैं, तो फिर बिकॉज लिखने की क्या ज़रूरत है। तो सिंपल साइज में यही करेक्शन होगा, बिकॉज की जगह दैट आएगा। क्लाइम द माउंटेन, क्रॉस द रिवर, अटैक द एनिमी, सेट द कमांडिंग ऑफिसर टू द सोल्जर। ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, जब आपको नरेशन में बदलना है, फिर से देखिए इसमें नहीं लिखा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो तो आपको खुद से समझना पड़ेगा। जहाँ पे आप ये डबल कोट्स देख लेते हो, ठीक है, ये रहा डबल कोट्स, तो समझ जाना वो डायरेक्ट स्पीच है, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में फिर आपको बदलना पड़ेगा। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका आप कभी भी सब्जेक्ट जो होता है इस रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं चेंज होता है। कभी ही रखता है, शी रखता है, तो वो भी नहीं चेंज होता है। इसके जो टेंस है वो भी आप कभी भी नहीं चेंज करोगे। हाँ, सेड की जगह आप कुछ और लिख सकते हो, मगर वो सेम टेंस में होगा।
सेड की जगह ऑर्डर्ड लिख दो, कमांडेड लिख दो, ओके, इस तरह से, फाइन। तो ये एज इट इज़ जाएगा, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब देखो कमांडिंग ऑफिसर में सी कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे सी कैपिटल ही लिखूँगी। द कमांडिंग ऑफिसर, सिंस यहाँ पे कमांडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो फिर कमांड लिखना वो सेंटेंस की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पर मैं लिखूँगी, इसको हटाओ, ऑर्डर्ड। अब अच्छा नहीं लगता है कि मैं लिखूँ कमांडिंग ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर्स, ऑलरेडी कमांडिंग है इसलिए मैं ऑर्डर्ड लिख दी। अगर सिर्फ ऑफिसर होता तो फिर मैं कमांडेड लिखती, ओके। द कमांडिंग ऑफिसर, ये टू हट जाएगा स्टूडेंट्स। द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। अब देखिए ये वाला जो है रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें आपको जो बदलाव लेकर आना है लेकर आइए। टेंस का बदलाव होता है, प्रेपोजिशन प्रोनाउन का बदलाव होता है, इसमें चेंज आता है, फिर आपका टाइम में भी चेंज आता है। मगर सिंस ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो आपको कुछ भी इसमें बदलाव लेकर नहीं आना है। सिंपल सा, टू क्लाइंब द माउंटेन, कमांडेड, द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू क्लाइंब द माउंटेन, क्रॉस द रिवर, कुछ बदलाव नहीं आएगा, एंड अटैक द एनिमी, ओके। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू राकेश, व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव। देखिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करता है यदि आपका क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखिए, व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड, विल ऑक्सिलरी वर्ब, एस द ट्रेन सब्जेक्ट, ओके। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें टेंस और प्रोनाउन या सब्जेक्ट कुछ भी चेंज नहीं करोगे, इसमें आपका चेंज होगा, ओके। कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। द टीचर सेड टू राकेश, सिंस टीचर पूछ रहा है तो आप लिखोगे द टीचर आस्क्ड राकेश। आस्क के साथ आपका कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, आस्क्ड राकेश, ठीक है। अब इसमें आप कोई कंजंक्शन नहीं लगाओगे। जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स यू हैव गॉट द क्वेश्चन वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन आपका क्वेश्चन वर्ड ही होता है। व्हाट टाइम, अब मुझे पता है कि डायरेक्ट स्पीच जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, अब ये जो मैं कर रही हूँ वो इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क आपका लग सकता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। मगर इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा याद रखना लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चाहे इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी आपका पंक्चुएशन मार्क हो, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप लगेगा, नेवर फॉरगेट दिस। ऑब्वियसली अगर फुल स्टॉप लगेगा तो यहाँ पर व्हाट टाइम लिखा हुआ है, ओके, तो क्वेश्चन वर्ड है मगर लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ऑब्वियसली आप कास्ट का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करोगे, तब आप कसा का स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। तो व्हाट टाइम द ट्रेन हो गया, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। द ट्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल का पास्ट में करूँगी सिंस ये वाला पास्ट है, वुड अराइव और फुल स्टॉप, ओके। स्टूडेंट्स ये फ्रेजल वर्ब है, मैंने जो बुक रिलीज़ की है उसमें मैंने करीब 350 फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं और उसके सेंटेंसेस भी बना के दिए हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे सेंटेंस फ्रेम करना चाहिए। तो बुक में CAPF पेपर 2 की बुक में फ्रेजल वर्ब है, उनकी मीनिंग है और फिर उन पर सेंटेंसेस भी बनाए गए हैं, ओके। तो सेंटेंसेस आप जब भी बनाते हो हमेशा याद रखना स्मॉल सेंटेंसेस बनाओगे। जब भी आप लंबा सेंटेंसेस बनाते हो तो गलतियाँ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको अगर कोशिश करने की गलतियाँ कम हो तो स्मॉल सेंटेंसेस बनाओ। कैपिटल लेटर के मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, ये सब कुछ नहीं करोगे, फुल स्टॉप दोगे, ओके। तो पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। तो एक सिंपल सा सेंटेंस बन सकता है, आई कैन नॉट पुट अप विथ योर मिसबिहेवियर, मैं तुम्हारा मिसबिहेवियर नहीं टॉलरेट कर सकता, ठीक है। यहाँ कॉल ऑफ लिखा है, यहाँ पे एक और ऑफ होना चाहिए, डबल ऑफ होगा यहाँ पर। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, तो सिंपल सी चीज़ है, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, द एग्जामिनेशन वॉज पोस्टपोन, यह इज पोस्टपोन ड्यू टू लॉकडाउन, सिंपल। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट, माई स्टूडेंट्स आर लेटिंग मी डाउन, मेरे स्टूडेंट्स मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं।
लिव बाय का मतलब होता है जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ है, उसमें अडिग रहना। आई लिव बाय माई प्रिंसिपल्स, मैं अपने प्रिंसिपल्स में अडिग हूँ, फॉलो करती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द रेलवे ट्रैक रन्स द रिवर एंड द रोड। अब देखिए ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल हुआ, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसका मतलब ये है कि आपका जो हैबिचुअल एक्शन है ये कि रेलवे ट्रैक रन करता है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर सोचेंगे बिटवीन लिखने का, तो इसका मतलब है कि ये रिवर है और जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं वो रिवर और रोड के बीच में ही रन करते हैं, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, तो ये तो सही नहीं है ना। तो आप यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज करोगे अलोंग। इसका मतलब रिवर के सिधाई में रेलवे ट्रैक रहता है या रोड के सिधाई में रेलवे ट्रैक रहता है, बिटवीन नहीं आएगा इसमें, ओके। द इन्फ्लुएंस, सिंस द राजू वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड कंपनी, तो यहाँ पर सिंपल सा अंडर द इन्फ्लुएंस आएगा। द स्मॉल डोर शी हर्ट हर हेड, तो वाइल वॉकिंग टूवर्ड्स, स्मॉल डोर की तरफ जाते वक्त। नोबडी डाइज फ्रॉम अ बैड कोल्ड, ओके। ऑफ नहीं लिखोगे, फ्रॉम आएगा। डॉक्टर पंडित इज एन अथॉरिटी ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। तो अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी ग्रामर क्वेश्चंस है वो सारे मिल जाएंगे। साथ में लास्ट ईयर जो मैंने ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स लॉन्च किया था उसके टेस्ट पेपर्स के भी ग्रामर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और फिर अभी 2020 का टेस्ट पेपर्स है उसके भी ग्रामर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपके पास बहुत सारे ग्रामर क्वेश्चंस होंगे रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू सो मच।